प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम बात करेंगे चीन का साम्यवादी दल। साम्यवादी दल का संगठन, सदस्यता और भूमिका, ये तीनों ही बातें हम आज के लेक्चर में ले रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, चीन की राज व्यवस्था अर्थात संविधान को ठीक से समझना हो, प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, आप चीन में जो साम्यवादी दल है भाई, इसके संगठन, सदस्यता, भूमिका को समझ जाइएगा। चीन का संपूर्ण संविधान आप इजीली समझ जाएंगे, कतई परेशानी नहीं आएगी। तो आज हमारा जो चर्चा का विषय है क्या है? चीन का साम्यवादी दल, इसका संगठन, सदस्यता और इसकी भूमिका, रोल, भूमिका के संदर्भ में बातें कर रहे हैं। तो प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, प्रतिदिन जो मैं एक लेक्चर मेरे YouTube चैनल पर अपलोड करता हूं, उसकी जानकारी, सूचना आपको प्राप्त हो सके, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आशा करता हूं आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। यस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। चीन का साम्यवादी दल। प्यारे विद्यार्थियों, साम्यवादी दल के बारे में हम चर्चा शुरू करें उससे पहले मैं आपको एक बात बता रहा हूं। क्या? पूरी दुनिया में भाई 3 प्रकार की दल व्यवस्थाएं हैं। पार्टी सिस्टम जो होता है, दल व्यवस्था जो होता है, पूरी दुनिया में 3 प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। एक दलीय व्यवस्था, द्विदलीय व्यवस्था, बहुदलीय व्यवस्था। बहुदलीय व्यवस्था भारत में है, फ्रांस में है। द्विदलीय व्यवस्था ब्रिटेन में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। मतलब 2 दल, स्पष्ट रूप प्रतियोगी 2 दल होते हैं तो उसे द्विदलीय व्यवस्था कहा जाता है। और जब 2 से अधिक दल प्रतियोगी होते हैं तो उसे बहुदलीय व्यवस्था कहा जाता है। जबकि चीन में एक दलीय व्यवस्था है। क्या है? चीन में एक दलीय व्यवस्था है, मतलब चीन में केवल एक ही दल है। क्या कहा है मैंने? चीन में केवल एक ही दल है जो राजनीति के अंतर्गत वास्तविक रूप में अपनी भूमिका अदा करता है। इसे टक्कर देने वाला और कोई दल नहीं है। इसलिए चीन की जो दल व्यवस्था है उसे एक दलीय व्यवस्था कहा जाता है और उस दल का नाम है साम्यवादी दल। अब दूसरी बात यह है कि चीन के अंतर्गत वास्तव में जो साम्यवादी दल है वह साम्यवादी दल ही वहां का जो शासन है, मतलब सरकार के 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। सरकार के तीनों अंगों का जो नियंत्रण और निर्देशन किया जाता है चीन में, वह साम्यवादी दल के द्वारा ही किया जाता है। अर्थात साम्यवादी दल ही सर्वे सर्वा है। इसी कारण चीन की शासन व्यवस्था को सर्वाधिकारवादी व्यवस्था कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सर्वाधिकारवादी शासन प्रणाली कहा जाता है। क्यों? क्योंकि सभी प्रकार के अधिकार साम्यवादी दल के पास मौजूद हैं। सभी अधिकार, सभी शक्तियों का प्रयोग साम्यवादी दल करता है। साम्यवादी दल जैसे चाहेगा वैसे ही चीन की व्यवस्थापिका, मतलब राष्ट्रीय जन कांग्रेस के द्वारा कानून बनाए जाएंगे। साम्यवादी दल जैसा चाहेगा वैसे ही वहां का जो मंत्री परिषद है अर्थात कार्यपालिका, जिसे राज्य परिषद कहा जाता है, उसके द्वारा कानूनों की क्रियान्विति की जाएगी। और वहां का जो सर्वोच्च जन न्यायालय है वह उसी अनुरूप निर्णय लेगा जिस अनुरूप साम्यवादी दल चाहेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि चीन में वास्तविकता यह है कि साम्यवादी दल ही व्यक्ति, समाज, शासन, सेना, इन सब का निर्देशन और नियंत्रण करता है। अब मैं यहाँ आपको डायग्राम के माध्यम से बात समझा जाता हूँ। इसके बाद में सारी बातें मैं आपको 5 बिंदुओं के माध्यम से समझाऊंगा। तो मैंने यहाँ नोट किया है साम्यवादी दल, फिर मैंने यहाँ नोट किया प्रतिमान। इसका मतलब ये दल व्यवस्था 3 प्रकार की होती है, एक दलीय व्यवस्था, द्विदलीय व्यवस्था और बहुदलीय व्यवस्था, जो कि मैंने आपको बता दिया। और चीन में एक दलीय व्यवस्था है। क्या है? एक दलीय व्यवस्था है। उस दल का नाम है साम्यवादी दल। अब चीन में जो साम्यवादी दल है ना भाई, वही सर्वे सर्वा है। क्यों? मैंने नोट भी कर दिया, व्यक्ति, समाज, शासन और सेना। मतलब साम्यवादी दल के निर्देशन में ही वहां पर व्यक्ति, अब व्यक्ति के जो विचार होते हैं उन विचारों को भी एक ही सांचे में ढाला जाता है और वह सांचा है साम्यवादी विचारधारा। तो इसका मतलब व्यक्ति के ऊपर, व्यक्ति के विचारों के ऊपर साम्यवादी दल का नियंत्रण है। समाज, इसका मतलब सामाजिक क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी क्षेत्र हैं, जैसे मैं आपको कहूँ आर्थिक क्षेत्र है, सांस्कृतिक क्षेत्र है, आर्थिक क्षेत्र है, इन सभी के ऊपर भी साम्यवादी दल का नियंत्रण होता है। इसके बाद में तीसरे नंबर पता है शासन। शासन मतलब सरकार। सरकार के 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। शासन के इन तीनों अंगों के ऊपर भी साम्यवादी दल का ही नियंत्रण होता है। साम्यवादी दल का ही नियंत्रण होता है। क्लियर हो गई ये बात? मतलब
शासन अर्थात सरकार के तीनों अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका भी जो है साम्यवादी दल के निर्देशन और नियंत्रण में ही काम करते हैं। और चौथे नंबर पर आता है सेना। वास्तविक रूप में सेना का जो नेतृत्व किया जाता है, जो निर्देशन दिया जाता है, जो नियंत्रण रखा जाता है, साम्यवादी दल के द्वारा ही रखा जाता है। ये है चीन की वास्तविक राज्य व्यवस्था का जो प्रारूप है। समझ गए क्या कहा मैंने? ये वास्तव में चीन के अंतर्गत जो राज्य व्यवस्था है उसकी हकीकत है। हकीकत क्या होगी कि वहां सब कुछ साम्यवादी दल है। अब मैं एक एक बात को ले रहा हूं। सबसे पहले कोटेशन लिखिए, डीजे वालर। डीजे वालर क्या कह रहे हैं? जनता का हित ही दल का हित है। क्या मतलब हुआ? जनता का हित ही दल का हित है। दल कौन सा? साम्यवादी दल। जनता का हित ही दल का हित है। अब देखो, वैसे तो ये बात सही है कि जनता का हित ही क्या? जनता का हित ही दल का हित है, लेकिन यह जनता शब्द का क्या अर्थ लिया गया है? जनता शब्द का अर्थ वास्तव में प्रारंभ में, क्योंकि वहां साम्यवादी क्रांति 1949 में हुई थी, उसके बाद में 4 संविधान बने हैं। जिस संविधान का अध्ययन कर रहे हैं वह चौथा संविधान है, 1982 का संविधान है। तो वास्तव में वहां प्रारंभ के अंतर्गत जनता शब्द का अर्थ ये लिया गया था केवल कृषक वर्ग से। उसके बाद में इसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया गया, श्रमिक वर्ग को भी ले लिया, और आधुनिक समय में आज के दिन वहां पर बहुसंख्यक जनता को जनता शब्द में सम्मिलित कर लिया गया है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो प्रारंभ में जनता का अर्थ केवल किससे लिया जाता था? कृषक वर्ग से लिया जाता था कि भाई कृषक वर्ग का हित ही दल का हित है। उसके बाद में फिर श्रमिक जोड़ दिया गया, तो इसका मतलब कृषक और श्रमिक वर्ग का हित ही दल का हित है। और आज क्या जोड़ दिया गया इसमें? बहुसंख्यक जनता। मतलब ये कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का हित होना चाहिए। अब इसमें मैंने यहाँ लिखा है साम्यवादी दल का संगठन। मतलब पहले नंबर पर लेंगे हम साम्यवादी दल का संगठन। 3 बातें ना, संगठन, सदस्यता, भूमिका। तो संगठन को समझना अति आवश्यक है। सबसे पहले ये देखेंगे कि साम्यवादी दल की स्थापना 1921 में की गई है। ये आपको नोट करना, एग्जाम पूछ ले जाता है। 1921 में साम्यवादी दल की स्थापना की गई है। और दल का संगठन समझें, इसको हम जो है सबसे पहले ले रहे हैं। दल का संगठन पिरामिड तथा संचालन लोकतांत्रिक केंद्रवाद के आधार पर है। अर्थात दल का जो संगठन है वह पिरामिड आकार का है। पिरामिड आकार का मतलब ये होता है, जैसे ये मैं थोड़ा सा संकेत दे देता हूँ, ये त्रिभुज के रूप में ये पिरामिड है। पिरामिड का मतलब क्या है कि यहाँ प्रथम स्तर, द्वितीय स्तर और 3 स्तर है यहाँ दल के। तो यहाँ पर जो है सदस्य संख्या ज़्यादा होगी, शक्तियाँ कम होंगी। यहाँ पर सदस्य संख्या क्या कहा मैंने? यहाँ सदस्य संख्या थोड़ा सा कम हो जाएगी, शक्तियाँ थोड़ा बढ़ जाएंगी। और यहाँ आकर के सदस्य संख्या कम हो जाएगी और शक्तियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। शीर्ष पर शक्तियाँ बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, सदस्य संख्या कम हो जाएगी। तो इसको पिरामिड कहते हैं। तो चीन के अंतर्गत जो दल का संगठन है वह पिरामिड प्रकार का है। और इसका दल का जो संचालन किया जाता है वो लोकतांत्रिक केंद्रवाद के आधार पर किया जाता है। लोकतांत्रिक केंद्रवाद का मतलब क्या है? इसमें 2 शब्द होंगे, लोकतांत्रिक और केंद्रवाद। लोकतांत्रिक का मतलब ये है कि यहाँ पर वास्तविक रूप में दल को जो 3 स्तर में आपको आगे बताऊंगा, इनको जो है जनता के द्वारा चुना जाता है, इसलिए ये लोकतांत्रिक है। और यहाँ शक्ति नीचे के स्तर से और ऊपर शीर्ष स्तर पर केंद्रित होती जाती है, इसलिए इसको केंद्रवाद कहते हैं। तो चीन के अंतर्गत वास्तविक रूप में जो साम्यवादी दल है, साम्यवादी दल का जो संचालन किया जाता है वो लोकतांत्रिक केंद्रवाद के सिद्धांत के आधार पर किया जाता है। नोट करेंगे, एग्जाम पूछ लिया जाता है। दूसरा बिंदु बनाया मैंने, संगठन 3 स्तरीय। मैंने आपको यहाँ बता देंगे 3 स्तर है। 3 स्तर कौन कौन से हैं? यहाँ प्रारंभ में यहाँ ये आ जाएगा। पहला है प्रारंभिक दलीय संगठन। प्रारंभिक दलीय संगठन यहाँ लिखेंगे आप, पिरामिड आकार का ना, तो प्रारंभिक यहाँ लिखेंगे प्रारंभिक दलीय संगठन। प्रारंभिक दलीय संगठन का जो आधार है उसे सेल या कोशिका कहा जाता है। जो इसका आधार है वो क्या है? सेल या कोशिका है, जो कि सबसे निम्न स्तर की छोटी इकाई है। इसके बाद में यहाँ दूसरे स्तर पर आता है स्थानीय दलीय संगठन। यहाँ लिखेंगे स्थानीय दलीय संगठन, जैसे ग्राम, शहर, काउंटी, नगर, जिला, प्रांत। ठीक है। अब इसमें भी क्या है? ग्रामीण दल का जो संगठन है वह, ध्यान दें, ग्रामीण दल का जो स्थानीय संगठन है वह वास्तव में ग्रामीण दल और इससे ऊपर काउंटी दल कांग्रेस कहते हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ, पहले हम लेंगे ग्रामीण दल का स्थानीय संगठन। ग्रामीण दल का स्थानीय संगठन मैंने लिखा ना, ग्रामीण दल का स्थानीय संगठन क्या है? पहले है ग्रामीण दल, और इससे ऊपर ग्रामीण दल से ऊपर वहां होता है काउंटी दल कांग्रेस। और शहरी क्षेत्र में क्या होता है इसकी व्यवस्था? पहले होता है शहरी दल कांग्रेस, और शहरी दल कांग्रेस से ऊपर है नगर पालिका। नोट करें, नगर पालिका दल कांग्रेस। तो ये जो है दूसरे नंबर पर स्थानीय दलीय संगठन का प्रारूप हो गया। और शीर्ष पर यहाँ तीसरे नंबर पर ये आएगा राष्ट्रीय स्तर पर दल का संगठन। यहाँ शीर्ष पर आ जाएगा ये राष्ट्रीय स्तर पर दल का संगठन। इसे शीर्षस्थ, नोट करें, शीर्षस्थ एवं सर्वोच्च
दल संगठन भी कहा जाता है। मतलब दल का जो संगठन है उसके शीर्ष पर ये राष्ट्रीय स्तर का दल होता है। क्या कहा मैंने, जो साम्यवादी दल है इसके शीर्ष पर, सर्वोच्च पर, ये शीर्ष हो गया, शीर्ष पर क्या होता है, राष्ट्रीय स्तर का दल होता है। अब इसमें दो बातें नोट करेंगे। आज इसकी सदस्य संख्या 1900 के लगभग है, 1900, और यहाँ जो इसका कार्यकाल होता है वह 5 वर्ष होता है। 5 वर्ष पर इसके सदस्य बदल दिए जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से सर्वोच्च शक्ति का प्रयोग केंद्रीय समिति द्वारा किया जाता है। ध्यान देंगे यहाँ पर, मतलब राष्ट्रीय स्तर पर जो दल का संगठन होता है उसमें सर्वोच्च शक्ति का जो प्रयोग किया जाता है वह साम्यवादी दल की केंद्रीय समिति के द्वारा किया जाता है, जिसकी चर्चा हम आगे भी करेंगे। केंद्रीय समिति के द्वारा किया जाता है और इसके अंतर्गत 356 सदस्य होते हैं और इसका भी कार्यकाल 5 वर्ष होता है। 5 वर्ष पर इसके सदस्यों को बदल दिया जाता है। फिर अगली बात ले रहे हैं, केंद्रीय समिति के महत्वपूर्ण अंग। क्या मतलब हुआ यहाँ कि भाई जो ये यहाँ राष्ट्रीय स्तर पर जो दल है इसकी सर्वोच्च शक्ति का प्रयोग जो केंद्रीय समिति कर रही है, तो इस केंद्रीय समिति के भी कुछ और भी अंग हैं। इस केंद्रीय समिति के कुछ महत्वपूर्ण अंग हैं जो कि मैंने यहाँ नोट कर दी, ये भी एग्जाम पूछ लिया जाता है, सभी के नाम नोट करेंगे। पहला अंग है इसका दल नियंत्रक आयोग, जिसमें 21 सदस्य होते हैं। 21 सदस्यों में से 17 सदस्य नियमित होते हैं और 4 वैकल्पिक सदस्य होते हैं और इसका कार्य है अनुशासन को बनाए रखना। नोट करना है ये बात। और दूसरा जो अंग है वह है दलीय सैनिक आयोग। ये वास्तविक रूप में इसका जो कार्य है वह राष्ट्रीय सेनाओं पर नियंत्रण रखने का है। नोट करेंगे दलीय सैनिक आयोग। और तीसरा जो इसका अंग है वह है दलीय सचिवालय। नोट करें दलीय सचिवालय। दलीय सचिवालय के अंतर्गत सदस्यों की जो संख्या है वह 11 है, जिसमें 8 नियमित सदस्य होते हैं और 3 वैकल्पिक होते हैं। नोट करना है आपको, 8 नियमित होते हैं, 3 वैकल्पिक सदस्य होते हैं, टोटल 11 सदस्य हो गए। एग्जाम पूछ लिया जाता है, नोट करेंगे। और इसका जो ये दलीय सचिवालय है इसका जो कार्य है वो क्या है, दल के निर्णयों एवं कार्यक्रमों को लागू करना। नोट करेंगे ये बात, दल के निर्णयों एवं कार्यक्रमों को लागू कराना किसके द्वारा, दलीय सचिवालय के द्वारा। सचिवालय के बारे में आप बहुत कुछ जानते हैं, ठीक है, जैसे भारत में भी सचिवालय होते हैं। और इसके बाद में यहाँ जो चौथा अंग है, 3 अंग हो गए ना इसके महत्वपूर्ण, मतलब केंद्रीय समिति के महत्वपूर्ण अंग कितने होते हैं, 4 होते हैं, 3 की चर्चा हो गई है। और चौथा है पॉलिट ब्यूरो। पीछे किसी न किसी लेक्चर में ये बात आई थी और मैंने कहा था कि भाई पॉलिट ब्यूरो के बारे में आगे चर्चा करेंगे, तो आज इसकी चर्चा हो रही है। अब पॉलिट ब्यूरो तथा इसकी स्थायी समिति, ध्यान देंगे यहाँ, पॉलिट ब्यूरो तथा इसकी स्थायी समिति। देखो सबसे पहले तो ध्यान रखना है कि जो पॉलिट ब्यूरो होता है, क्या पॉलिट ब्यूरो होता है, वास्तविक रूप में ये दल की नीति का, साम्यवादी दल की नीति का निर्माण करने से संबंधित कार्य करता है। इसलिए पॉलिट ब्यूरो एक सर्वोच्च संस्था है। क्या कहा मैंने, पॉलिट ब्यूरो इसलिए सर्वोच्च संस्था, क्यों, क्योंकि साम्यवादी दल की नीति का निर्माण पॉलिट ब्यूरो के द्वारा किया जाता है, ये ध्यान रखना है। आप ध्यान देंगे, पॉलिट ब्यूरो निर्वाचन केंद्रीय समिति के द्वारा किया जाता है। मतलब पॉलिट ब्यूरो के सदस्यों का जो निर्वाचन किया जाता है वह केंद्रीय समिति के द्वारा किया जाता है। केंद्रीय समिति, साम्यवादी दल की जो समिति होती है केंद्रीय समिति, इसका जो कार्यकाल है 5 वर्ष होता है। इसका महत्वपूर्ण कार्य है दल की नीति का निर्माण और इसे जो है सर्वोच्च संस्था भी कहा जाता है। नोट करें पहले इसके बारे में ही, पॉलिट ब्यूरो के जो सदस्यों की संख्या है वह 23 है। और इसके बाद में अगली बात और नोट कर लेंगे, ये जो स्थायी समिति है पॉलिट ब्यूरो की, जो स्थायी समिति की सदस्य संख्या 9 है। कितनी है, 9 है। अब चूंकि पॉलिट ब्यूरो के द्वारा वास्तव में जो नीति का निर्माण किया जाता है, हकीकत ये है कि शक्ति का प्रयोग स्थायी समिति ही करती है। कौन करती है, स्थायी समिति करती है। इसलिए स्थायी समिति को वास्तविक रूप में साम्यवादी दल का मस्तिष्क कहा जाता है। नोट करेंगे यहाँ, चीन में साम्यवादी दल का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, स्थायी समिति को कहा जाता है, क्योंकि वास्तविक हकीकत में नीति का जो निर्माण किया जाता है वह स्थायी समिति के द्वारा किया जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद हम तीसरा बिंदु लेंगे हम, साम्यवादी दल के सहायक संगठन। अब नोट करें यहाँ, जो साम्यवादी दल है इसके सहायक संगठन कौन कौन से हैं, एग्जाम पूछ लिया जाता है। सहायक संगठन में आएगा युवा साम्यवादी लीग, लाल रक्षक दूसरे नंबर पर, तीसरा किशोर लाल रक्षक। नोट करना है ये सब, ये एग्जाम पूछ लिया जाता है। और फिर है चीनी मजदूर संघ, फिर है जनवादी महिला संगठन, फिर है चीनी सहकारी संगठन और उसके बाद में जनवादी साहित्य व कला मंडल। जनवादी साहित्य व कला मंडल ये साम्यवादी दल के सहायक संगठन है। इसके बाद में चौथा बिंदु आ रहा है
चीनी साम्यवादी दल की सदस्यता, मतलब जो ये साम्यवादी दल है इसकी सदस्यता के बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आप लेंगे सदस्यों की भर्ती, अर्थात वास्तविक रूप में सदस्यों की भर्ती। साम्यवादी दल के सदस्यों की भर्ती का उल्लेख वहाँ के संविधान के अनुच्छेद 1 में किया गया है। अनुच्छेद 1 में सदस्यों की भर्ती की चर्चा की गई है, और सदस्यों की भर्ती की चर्चा की जाती है तो इसके लिए ज़रूरी है कि वह चीन का नागरिक होना चाहिए, उसकी उम्र कम से कम 18 वर्ष तो होनी ही चाहिए। इसी के साथ में साम्यवादी दल के जो नियम शर्तें हैं उसको मानने के लिए भी वो तैयार होना चाहिए। यदि सब बातें वह मान लेता है तो उसे साम्यवादी दल की सदस्यता दे दी जाती है। दूसरा है सदस्यों का उत्तरदायित्व, ध्यान देंगे, सदस्यों का उत्तरदायित्व, अर्थात साम्यवादी दल के जो सदस्य होते हैं उनका ये उत्तरदायित्व है। क्या उत्तरदायित्व है कि वहाँ पर वास्तविक रूप में जो मार्क्सवाद, लेनिनवाद और माओवाद है इसके सिद्धांतों के प्रति उनको जो है निष्ठावान होना चाहिए, और इसका उत्तरदायित्व का उल्लेख अनुच्छेद 2 में किया गया है। इसके बाद में सदस्यों के अधिकार, अर्थात साम्यवादी दल के जो सदस्य होते हैं उनको जो है कुछ अधिकार भी दिए गए हैं, और अधिकार ये दिए गए हैं कि भाई जो साम्यवादी दल की बैठकें होती हैं उनमें वो भाग लेंगे, मतदान में भाग लेंगे, और प्रत्येक स्तर के ऊपर जो बैठकें होती हैं प्रत्येक स्तर पर जो है उसके जो सदस्य होते हैं उनको भाग लेने का अधिकार दिया जाता है। बैठकों के अंतर्गत कोई नीति संबंधित प्रस्ताव रखा जाता है तो उसमें भी जो है उनको भाग लेने का अधिकार दिया जाता है। अगली बात है दल की सामाजिक संरचना, साम्यवादी दल की सामाजिक संरचना। साम्यवादी दल की जो सामाजिक संरचना है इसके अंतर्गत वास्तविक रूप में प्रथम जो स्थान दिया है कृषक वर्ग को दिया गया है, और उसके बाद में कृषक वर्ग का जो मित्र वर्ग है वो श्रमिक वर्ग है। कुछ समय बाद में जो है श्रमिक वर्ग को भी सामाजिक संरचना में सम्मिलित कर लिया गया। जैसा कि मैंने आपको जनता शब्द का अर्थ बताया था कि पहले प्रारंभ में जनता का अर्थ केवल कृषक वर्ग से माना जाता था, उसके बाद में श्रमिक वर्ग को इसमें सम्मिलित किया गया, और आधुनिक समय में आज के दिन बहुसंख्यक जनता को इसके अंतर्गत सम्मिलित कर लिया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा जनता का हित होना चाहिए। तो ध्यान देंगे कृषक वर्ग प्रथम स्थान दिया गया, उसके बाद में कृषक वर्ग का जो मित्र वर्ग है वो श्रमिक वर्ग है, श्रमिक वर्ग को भी इसके अंतर्गत स्थान दे दिया गया है, ये ध्यान रखना है आपको। और इसके बाद में अगली बात लेते हैं हम सफाई आंदोलन तथा सदस्यों की छटनी, जिसे कि दलीय शुद्धिकरण भी कहा जाता है, जिसे कि शुद्धिकरण आंदोलन भी कहा जाता है। इसका मतलब क्या होगा, सफाई आंदोलन, कि साम्यवादी दल के जो सदस्य होते हैं यदि वो दल के नियम के प्रति निष्ठावान नहीं है, दल के जो नियम है उनको मानने के लिए वो तैयार नहीं है, साम्यवादी दल की विचारधारा की प्रति निष्ठावान नहीं है, तो ऐसी स्थिति में साम्यवादी दल के सदस्यों को दल की सदस्यता से बहिष्कृत कर दिया जाता है, मतलब उनको निकाल दिया जाता है। इसे ही कहते हैं सफाई आंदोलन या फिर सदस्यों की छटनी, जिसे कि दलीय शुद्धिकरण भी कहा जाता है या शुद्धिकरण आंदोलन भी कहा जाता है। क्या मतलब है इसका, फिर से बता रहा हूँ कि साम्यवादी दल के जो सदस्य होते हैं यदि वह साम्यवादी दल की विचारधारा के प्रति निष्ठावान नहीं है तो ऐसी स्थिति में उनको दल की सदस्यता से बहिष्कृत कर दिया जाता है, दल की सदस्यता उनसे छीन ली जाती है। इसे कहते हैं सफाई आंदोलन। और चीन के अंतर्गत समय समय के ऊपर जो है साम्यवादी दल का जो है शुद्धिकरण किया जाता है, मतलब सदस्यों की छटनी की जाती है या सफाई आंदोलन चलाया जाता है कि भाई जो साम्यवादी दल के प्रति निष्ठावान नहीं है उनको जो है साम्यवादी दल की सदस्यता से बहिष्कृत कर दिया जाए, उनकी सदस्यता छीन ली जाए। ठीक है भाई। और 5वां बिंदु बनाया मैंने साम्यवादी दल की भूमिका, रोल क्या है साम्यवादी दल का। वैसे रोल की बात आती है तो मैंने यहाँ संकेत कर ही दिया, सब कुछ किसके नेतृत्व में काम होता है, साम्यवादी दल के नेतृत्व में काम होता है, चाहे व्यक्ति हो, समाज हो, शासन हो, सेना हो, सब कुछ साम्यवादी दल के नियंत्रण निर्देशन में कार्य करता है, वहाँ सब कुछ साम्यवादी दल ही है। इसलिए आप कहेंगे कि चीन में सर्वाधिकारवादी शासन प्रणाली है। अब भूमिका की बात आती है तो इसके लिए मैंने आपके लिए 5 बिंदु बनाए हैं। पहला है जनता में निरंतर क्रांतिकारी भावना बनाए रखना। आप ध्यान देंगे, आप मतलब साम्यवादी दल की पहली भूमिका यह है कि जनता में निरंतर क्रांतिकारी भावना बनाए रखें। और एक क्रांतिकारी भावना क्यों बनाए रखें कि जब तक अंतिम रूप में एक वर्ग विहीन राज्यहीन समाज की स्थापना नहीं हो जाए तब तक लगातार जनता में क्रांति की भावना जगाए रखनी है। ये साम्यवादी दल की पहली भूमिका है। अब यहाँ मैंने नोट किया है 1921 से, मतलब 1921 में साम्यवादी दल की स्थापना हुई है, तो 1921 से लेकर के और आज तक साम्यवादी दल अपनी भूमिका निभा रहा है, अर्थात वह जनता में निरंतर क्रांति की भावना बनाए रखता है। किस रूप में, इस रूप में कि भाई सच्चाई ये है कि धीरे 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 साम्यवादी शासन की स्थापना हो जानी चाहिए। ठीक है। हालांकि अब चीन के अंतर्गत वास्तव में उदारवाद की तरफ ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, झुकाव हो रहा है। इसका कारण ये कि सोवियत संघ का विघटन होने के कारण चीन ने इसे सबक सीखा है और चीन के अंतर्गत भी उदारवाद को धीरे धीरे स्वीकार किया जा रहा है। दूसरी जो इसकी भूमिका है वह है जनहित में जनता का नेतृत्व में मार्गदर्शन करना। आप ध्यान देंगे, आप जनहित में जनता का नेतृत्व में मार्गदर्शन करना।
साम्यवादी दल का जो दूसरा भूमिका या कार्य है महत्वपूर्ण, वो क्या है? जनहित में, जनता के हित में, जनता का नेतृत्व में मार्गदर्शन करना। यहाँ मैं बता रहा हूँ, जनता शब्द का अर्थ प्रारंभ में केवल कृषक वर्ग से लिया गया था कि भी कृषक वर्ग के हित में नीतियां बनाई जाएं। फिर इसके बाद में श्रमिक वर्ग को जोड़ दिया गया और ये कहा गया कि भी कृषक और श्रमिक वर्ग के हित में नीतियां बनाई जाएं। परंतु आज हम ये कहेंगे कि वहां पर जनता शब्द का अर्थ बहुसंख्यक जनता से लिया जा रहा है, अर्थात वास्तव में कृषक, श्रमिक हैं, उद्योगों में काम करने वाले हैं, उन सभी के हितों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। तीसरा है जन संगठनों का नियंत्रण नेतृत्व। ध्यान देंगे, साम्यवादी दल की तीसरी भूमिका है जन संगठनों का नियंत्रण एवं नेतृत्व। अर्थात चीन के अंतर्गत जितने भी जो ये संगठन है, जैसा कि मैंने यहाँ पीछे लिख भी दिया है काफी, जन संगठनों का भी नेतृत्व और नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? साम्यवादी दल के द्वारा किया जाता है। मैं फिर कह रहा हूँ आपको, चीन के अंतर्गत सब कुछ साम्यवादी दल है। साम्यवादी दल के नियंत्रण और निर्देशन में वहाँ कार्य किया जाता है, चाहे वहाँ शासन की बात आए, समाज की बात आए, व्यक्ति की बात आए, सेना की बात आए, ये सभी साम्यवादी दल के नियंत्रण और निर्देशन में, नेतृत्व में कार्य करते हैं। इससे ज़्यादा और मैं कुछ कह भी नहीं सकता, सब कुछ आ गया इसमें। और चौथी भूमिका है शासन का नेतृत्व एवं नियंत्रण। अब ध्यान दें, शासन का नेतृत्व एवं नियंत्रण, इधर आइएगा, मैंने लिख दिया ना पहले शासन। तो शासन के 3 अंग होते हैं, सरकार 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। चीन की व्यवस्थापिका को राष्ट्रीय जन कांग्रेस कहते हैं, चीन की कार्यपालिका को राज्य परिषद कहते हैं, चीन की न्यायपालिका को राष्ट्रीय जन न्यायालय कहते हैं, राष्ट्रीय जन न्यायालय कहते हैं, जनवादी न्यायालय कहते हैं, सर्वोच्च जन न्यायालय कहते हैं, कुछ भी कहिएगा आप। वैसे देखें तो आप कहेंगे सर्वोच्च जन न्यायालय, क्या कहेंगे? सर्वोच्च जन न्यायालय। तो चाहे सर्वोच्च जन न्यायालय हो, राज्य परिषद हो, राष्ट्रीय जन कांग्रेस हो, ये तीनों के तीनों सरकार के जो अंग हैं, ये वास्तव में साम्यवादी दल के नियंत्रण और निर्देशन में काम करते हैं, नियंत्रण और निर्देशन में काम करते हैं। इसलिए शासन का नेतृत्व और नियंत्रण भी साम्यवादी दल के द्वारा किया जाता है। और अंतिम है पांचवा मैंने लिखा है दल की वास्तव में सर्वाधिकारवादी भूमिका। नोट करेंगे अब यहाँ, ये बिंदु सबसे महत्वपूर्ण है। दल की वास्तव में सर्वाधिकारवादी भूमिका, इधर आइएगा, साम्यवादी दल की वास्तव में सर्वाधिकारवादी भूमिका, इसका मतलब ये होगा कि व्यक्ति, समाज, शासन, सेना, इन सभी के ऊपर साम्यवादी दल का अपना नियंत्रण होता है। इसी के नेतृत्व में, नियंत्रण में, निर्देशन में कार्य किया जाता है इन चारों के द्वारा। और मैंने यहाँ पे लिखा है निर्वाध शक्ति के 3 उपकरण। मतलब चीन के अंतर्गत वास्तविक रूप में साम्यवादी दल के द्वारा निर्वाध, बिना किसी बाध्यता के, स्वतंत्र रूप में, खुले रूप में शक्ति का प्रयोग किया जाता है। सब कुछ साम्यवादी दल क्यों है? इसके 3 कारण हैं। मैंने नोट किया, निर्बाध शक्ति के 3 उपकरण है। 3 कारण या उपकरण कौन कौन से हैं? नंबर 1 नोट कीजिएगा, साम्यवादी दल की शासन, सेना, समाज में संगठनात्मक घनिष्ठता। नोट करें, पहला जो उपकरण है वो क्या है? दल की, मतलब साम्यवादी दल की शासन मतलब सरकार, शासन, सेना, समाज में संगठनात्मक घनिष्ठता। अर्थात चीन के अंतर्गत सब कुछ साम्यवादी दल क्यों है? चीन के अंतर्गत साम्यवादी दल ही खुल करके शक्ति का प्रयोग क्यों करता है? क्यों? क्योंकि वहां पर सरकार, सेना और समाज में संगठन की दृष्टि से घनिष्ठता है। दूसरा है पिरामिडीय आकार। मतलब चीन के अंतर्गत वास्तव में जो साम्यवादी दल है उसका जो आकार है वो पिरामिडीय है। अब पिरामिडीय में क्या होता है कि सबसे नीचे स्तर पर सदस्य संख्या ज्यादा होती है, शक्तियां कम होती है। दूसरे स्तर पर सदस्य संख्या थोड़ा कम हो जाती है, सदस्य संख्या थोड़ा कम हो जाती है, शक्तियां और बढ़ जाती है। और तीसरे स्तर पर सदस्य संख्या बिल्कुल कम होती है और शक्तियां बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। शीर्ष पर खुल करके शक्ति का प्रयोग किया जाता है, इसे कहते हैं पिरामिडीय। तो चीन में वास्तव में जो साम्यवादी दल है ना, उसका जो संगठन है, उसका जो आकार है वो पिरामिडीय है। तो इस कारण भी जो है निर्बाध रूप में साम्यवादी दल के द्वारा शक्ति का प्रयोग किया जाता है। और तीसरा है लोकतांत्रिक केंद्रवाद के सिद्धांत का पालन। मतलब साम्यवादी दल के द्वारा लोकतांत्रिक केंद्रवाद के सिद्धांत का पालन किया जाता है। इसका मतलब ये है कि नीचे के स्तर पर वास्तविक रूप में जो सदस्यों का चुनाव होता है जनता के द्वारा होता है, तो लोकतांत्रिक हो गया। दूसरे स्तर पर भी जनता के द्वारा ही सदस्यों का निर्वाचन होता है, तीसरे स्तर पर भी जनता के द्वारा ही सदस्यों का निर्वाचन होता है। लेकिन इसमें होता क्या है कि प्रथम स्तर के द्वारा दूसरे स्तर को शक्तियां दे दी जाती है और दूसरे के द्वारा अंतिम शीर्ष स्तर पर शक्तियां सौंप दी जाती हैं। तो ये केंद्रवाद होगा, मतलब शक्तियां केंद्रित हो जाती है शीर्ष पर जाकर के। अब यहाँ शक्तियां केंद्रित हो जाती हैं शीर्ष में और जनता के द्वारा सभी स्तर पर चुनाव हो रहा है, तो इसलिए इसको लोकतांत्रिक केंद्रवाद कहते हैं। क्या कहते हैं? लोकतांत्रिक केंद्रवाद। तो चीन में लोकतांत्रिक केंद्रवाद के सिद्धांत का साम्यवादी दल के द्वारा पालन किया जाता है। इसी ही कारण चीन में साम्यवादी दल के द्वारा खुलकर शक्ति का प्रयोग किया जाता है, सभी शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। सब कुछ साम्यवादी दल, ये सभी अधिकारों का प्रयोग साम्यवादी दल के द्वारा किया जाता है। चाहे व्यक्ति
व्यक्ति की विचारधारा, व्यक्ति के विचारों, व्यक्ति, समाज, शासन, सेना, इन सब का नियंत्रण, निर्देशन साम्यवादी दल के द्वारा किया जाता है। इसीलिए चीन की शासन व्यवस्था को सर्वाधिकारवादी शासन व्यवस्था कहा जाता है और इसी ही कारण दल की वास्तव में सर्वाधिकारवादी भूमिका है। मतलब सब कुछ साम्यवादी दल है, अर्थात एक प्रकार से सभी अधिकारों का प्रयोग जो किया जाता है साम्यवादी दल के द्वारा किया जाता है, इसलिए इसे सर्वाधिकारवादी भूमिका कहा जाता है। सर्वाधिकारवादी, सभी प्रकार के अधिकारों का, सभी प्रकार की शक्तियों का प्रयोग साम्यवादी दल के द्वारा किया जाता है। ये हो गया चीन का साम्यवादी दल, जिसमें 3 बातें ली है मैंने, संगठन, सदस्यता और भूमिका। इसमें सब कुछ आ गया है। यदि सब बातें आप समझ गए हैं तो आप तनाव मुक्त हो जाइएगा, आपको कोई दिक्कत आ ही नहीं सकती है। यस, मुझे पूरा विश्वास है आप चीन का जो साम्यवादी दल है इसके बारे में सब कुछ समझ गए होंगे। यस, ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।